नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बात 24 मई 2021 की है। दोपहर करीब 1:15 बजे जबलपुर जिले के थाना खितौली की टीआई जगोतिन मसराम के मोबाइल पर किसी ने कॉल की। कॉल करने वाले ने बताया, मैडम मेरा नाम नारायण पटेल है, सिहोरा थाने के गुरजी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण पटेल के मोबाइल पर किसी ने सूचना दी कि पान उमरिया रोड किनारे उसकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। उसी की थोड़ी दूर पर एक शव से दुर्गंध आ रही है। मुझे डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 मई से ही लापता है। तुम डरो मत, तुम हरगढ़ जंगल पहुंचो। मैं भी 1 घंटे में वहां पहुंच रही हूं, टीआई ने कहा। टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 बजे हरगढ़ जंगल में पहुंच गई। वास्तव में वहां एक शव सड़ी गली हालत में पड़ा था। थोड़ी दूर पर एक बाइक भी गिरी हालत में मिली। पुलिस टीम के सभी सदस्य कोरोना किट में थे। वहां तेज दुर्गंध भी फैल रही थी। शव के पास से जूट की करीब 1-1 मीटर की 2 रस्सियां, नीले रंग का लोअर, टी-शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पल और 2 मास्क बरामद हुए। जांच पड़ताल चल ही रही थी कि तभी नारायण भी भागता हुआ आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी पहचान ली। शव बुरी तरह से सड़ गल चुका था। चेहरा तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। शव के पास ही 10-15 किलोग्राम का एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पर चिपकी मिट्टी का नमूना ले लिया गया। उस पर भी कीड़े चल रहे थे और पास में मक्खियां भिनभिना रही थी। जांच कर्मियों ने अनुमान लगाया कि इसी पत्थर से चेहरे को कुचला गया होगा। नारायण ने बरामद सामानों में कपड़े और चप्पल के आधार पर चेहरा कुचले जाने के बावजूद शव की पहचान कर ली, जो उसके छोटे भाई सोनू का था। थोड़ी देर में जबलपुर के एडिशनल एसपी और फॉरेंसिक जांच टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां से बरामद सारी सामग्री को जब्त करके मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल भेजने के निर्देश दे दिए गए। शव बड़ी मुश्किल से सील पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीआई मसराम अपने साथ नारायण को लेकर थाने पहुंची। उन्होंने घर वालों को भी थाने बुलवा लिया। शाम 7 बजे के करीब घर वालों में उसके पिता और पत्नी गायत्री से मसराम ने पूछताछ की। शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार कर आगे की जांच और कार्रवाई के लिए फाइल तैयार कर दी गई। उसमें सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली गई, जिसकी तहकीकात जबलपुर जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के दिशा निर्देश पर की जा रही थी। सोनू की गुमशुदगी की शिकायत 17 मई 2021 को सिहोरा थाने में तुलसीराम के बड़े बेटे नारायण पटेल ने लिखवाई थी। उस शिकायत के अनुसार सोनू 16 मई 2021 की सुबह 10 बजे घर से अपनी नवविवाहिता पत्नी का मोबाइल ठीक कराने को कहकर सिहोरा गया था। उसके देर रात तक वापस नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ फोन करके पूछताछ की गई, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तब थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। सोनू की 4 दिन पहले ही 12 मई 2021 को कटनी जिला के भौरीबंद थाना अंतर्गत बासना गांव की रहने वाली गायत्री के साथ शादी हुई थी। इस बारे में पुलिस ने गायत्री से पूछताछ की तो गायत्री ने पुलिस को बताया कि पति के शाम तक वापस नहीं आने पर उसने पति के मोबाइल पर कॉल की थी, लेकिन फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। उसे लगा कि वो रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। उनके ना आने पर मन कई तरह की आशंकाओं से घिर गया और फिर उसने ही अगले दिन सुबह नारायण को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा। जांच और दूसरे किस्म की तहकीकात से ये साफ हो गया था कि बरामद शव सोनू का ही था, लेकिन अहम सवाल उसकी मौत को लेकर बना रहा। पहला और ठोस कारण हत्या का ही सामने आ रहा था, यानी हत्या हुई थी तो क्यों और कैसे के सवालों के जवाब तलाशने बाकी थे। साथ ही जल्द से जल्द हत्यारे तक पहुंचने और उसे सजा दिलवाना भी जरूरी था। 10 दिन बाद ही भोपाल से रिपोर्ट भी आ गई। उस रिपोर्ट ने पुलिस को हैरत में डाल दिया। रिपोर्ट के अनुसार मृतक के गले में जूट की एक पतली रस्सी भी लिपटी थी, जो भीतर की ओर धंस गई थी। हालांकि उसके दोनों हाथों की कलाइयां और पैरों को घुटने के ठीक ऊपर रस्सियों से बांधने के निशान पाए गए थे। ये सबूत सोनू की हत्या की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति के शामिल होने की बात भी कही गई थी। अब पुलिस के सामने सवाल था कि कोई एक व्यक्ति कैसे एक हष्टपुष्ट नौजवान की रस्सियों से गला घोंटकर हत्या कर सकता है। किस तरह से उसने उसके हाथ पैर बांधे होंगे। इस मामले को खितौला पुलिस थाने में 10 जून को दर्ज किया गया। सीहोर तहसील के एसडीपीओ कीर्ति सोमवंशी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने सोनू के मोबाइल कॉल की पूरी डिटेल्स निकलवाई।
उसमें पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल नाम की लड़की से 4-5 बार बात हुई थी। उनके बीच बातचीत का समय सोनू के घर से निकलने के बाद ठीक 10:30 बजे और 12 बजे के बीच का था। उसके अलावा सोनू की किसी और से कोई बात नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दिन में करीब 2:30 बजे हो चुकी थी। मधु के बारे में नारायण और गायत्री से अलग अलग पूछताछ की गई। नारायण ने मधु के संबंध में इतना बताया कि वो उसकी बहन की 20 साल की अविवाहित ननद है। वो सिहोरा तहसील के ही बड़ई गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती है। गायत्री से पूछने पर उसने मधु के बारे में जो बताया उससे जांच को आगे बढ़ाते हुए मामले को सुलझाने की खास कड़ी मिल गई। हालांकि गायत्री ने बताया कि उसके पति और मधु के बीच प्रेम संबंध थे, जबकि उस बारे में पति ने यह कहा था कि अब उनके बीच के सारे संबंध खत्म हो चुके हैं और मधु की शादी भी तय हो गई है। पुलिस द्वारा बार बार गायत्री से सोनू के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि गायत्री कुछ बातें छिपा रही है। अंततः वो अपनी पीड़ा ज्यादा समय तक छिपा नहीं पाई। एक बार पुलिस ने गायत्री से पूछ लिया आखिर इसमें उसकी क्या गलती है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो बेहद दुखी है। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी है, दूसरी तरफ घर परिवार वाले उसे अपशकुन, कुलच्छनी और ना जाने क्या क्या कहकर दोषी ठहरा रहे हैं। उसने अपने पति को मोबाइल ठीक करवाने को क्या कहा वो सबके निशाने पर आ गई है, जबकि सच तो ये था कि उसने ही मोबाइल ठीक कराने की जिद की थी। कुछ लोग तो उसे भी पति की हत्या में शामिल बता रहे थे। गायत्री ने बेहद दुखी होकर पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी भावनाओं और दुखों को समझने वाला कोई नहीं है। दरअसल गायत्री दुखी होने के साथ साथ अज्ञात आशंका को लेकर बेचैन हो गई थी। उसके मन पर एक बोझ बना हुआ था जो सोनू ही लाद कर गया था। अब उसके लिए उस राज को मन में दबाए रखना मुश्किल हो रहा था जो सोनू ने उसे बताए थे। इसे लेकर शादी के दूसरे दिन ही सोनू से उसकी तब कहासुनी हो गई थी जब उसने मधु के बारे में पूछ लिया था। जवाब में सोनू ने गुस्से में कह दिया था घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ और जासूसी करने लगी हो। इसके जवाब में गायत्री ने कहा मधु कुछ देर पहले ही सब कुछ बताकर गई है। क्या कहा उसने और तुमने उसे अपने पास कैसे आने दिया? वो बोला क्यों, मैं भला उसे कैसे रोकती? वो आपकी बहन की ननद है, हमारी रिश्तेदार है, उसे अपने पास नहीं बैठने देती तो परिवार वाले क्या कहते? गायत्री ने सफाई दी। खैर बताओ उसने क्या कहा? सोनू अब थोड़ा नरम पड़ गया था। वो बहुत तेवर में मेरे साथ पेश आई थी, बातें गुस्से में करती हुई तुमसे प्रेम करने की बात कह डाली। ये सुनकर सोनू सन्न रह गया। गायत्री ने उसे बताया कि मधु उसके साथ किस तरह झगड़ा करते हुए और धमकियां देती हुई अपने घर गई। उसने सोनू को यह भी बताया कि उसे हमारी शादी से उसे बेहद नाराजगी है। उसने तुम पर बेवफाई का आरोप लगाया था, तुम्हें उसने धोखेबाज प्रेमी कहा था। उसका कहना था कि तुमने उससे शादी का वादा किया था, तुमने मुझसे शादी की इसलिए मैं भी अब उसकी दुश्मन हूँ। सोनू और गायत्री की शादी के दूसरे दिन मधु को लेकर उनके बीच काफी नोकझोंक हुई। गायत्री ने सोनू को यहाँ तक कहा कि वो उसकी बहन की ननद होने के कारण चुप रही, उसके हर इल्जाम को नजरअंदाज किया। खैर सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने और मामले को आगे बढ़ाने से रोकने के बजाय उससे माफी मांग ली। मधु से तमाम संबंध तोड़ने का वादा भी किया। बातों बातों में सोनू ने बताया कि अब वो उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। कुछ चीज मधु के पास है जिसकी वजह से उसके तेवर बदले हुए हैं। काफी पूछने पर भी सोनू ने उस राज के बारे में नहीं बताया और इसे अपने तक ही सीमित रखने की कसम खिलाई। ये बातें गायत्री ने पूछताछ में पुलिस को भी बताई। पुलिस के लिए गायत्री द्वारा सोनू के साथ मधु के प्रेम संबंध की जानकारी हत्या की गुत्थी सुलझाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि एक तरफ गायत्री के हाथों में लगी मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ था कि उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था। उसके लिए सुहाग का जोड़ा 4 दिन की चांदनी बनकर रह गया था। पति को खो चुकी गायत्री अपनी पीड़ा और परिजनों के ताने से काफी तनाव में थी। दूसरी तरफ पुलिस ने संदेह के आधार पर मधु को भी पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। तुम सोनू को कब से जानती हो? जब से उसकी बहन की शादी मेरे भाई से हुई 2 साल हो गए, मधु बोली। तुम सोनू से प्रेम करती हो? पुलिस ने पूछा। जी नहीं, वो बोली। लेकिन तुम उससे शादी करना चाहती थी। किसने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? तुमने ही तो कहा है। ये कहते हुए पूछताछ करने वाली महिला पुलिस अधिकारी ने उसे एक ऑडियो सुनाया। ऑडियो में मधु तेज आवाज में बोल रही थी, तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, देख लेना, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी।
ये धमकी तुमने किसको दी, ये तुम बताओगी या मैं बताऊं? पुलिस अधिकारी ने कहा, बताती हूँ, लेकिन सोनू को मैंने नहीं मारा। अरे मैंने तो सोनू की हत्या के बारे में तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। गलती हो गई मैडम। अच्छा चलो उसकी हत्या के बारे में ही कुछ बता दो जो तुम जानती हो। किसने मारा उसे? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। उसकी मौत का तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बार गायत्री से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, बात नहीं हो पाई। जिस दिन सोनू की हत्या हुई उसके 2 घंटे पहले उसने केवल तुमसे ही फोन पर बात की थी। जी मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो, उसका भी मेरे पास सबूत है। ये कहते हुए पुलिस ने जब उसकी टूटी हुई कलाई घड़ी का फीता दिखाया तब वो हैरान रह गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने पीने के लिए पानी मांगा। देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम सच सच बताओगी तब तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस या सोनू की हत्या आदि के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अभी मैं अकेले में सवाल कर रही हूँ, कल को वकील भरी अदालत में सबके सामने करेंगे। मधु पुलिस की बातों में आ गई और उसने सोनू की हत्या करने की बात मान ली। उसने जो बताया उसके अनुसार मधु और सोनू की प्रेम कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई। मधु पटेल मढ़ई गांव के रहने वाले नारायण पटेल की बेटी थी। उनके बेटे साहिल की शादी प्रेम नारायण पटेल की बेटी निधि से 2019 में हुई थी। दोनों परिवारों की खेतीबाड़ी में काफी आपसी तालमेल थे। वे एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते थे। धान और गेहूं की बिक्री के सिलसिले में सोनू अक्सर मधु के घर भी आता जाता रहता था। सोनू निधि का छोटा भाई था, इस कारण उसका बहन के ससुराल में आना जाना शुरू हो गया था। साहिल की छोटी बहन मधु चंचल स्वभाव की खूबसूरत लड़की थी। वो जितनी बातूनी थी उतनी ही शरारत और आकर्षक। मजाक तो बात बात पर किया करती थी। कुछ भी बोलने में वो नहीं हिचकिचाती थी। सोनू जब भी अपनी बहन की ससुराल जाता मधु उसकी खातिरदारी करती। मजाक का रिश्ता होने के कारण उनके बीच खूब हंसी मजाक चलता रहता था। इस सिलसिले में कब उनके बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा उन्हें पता ही नहीं चला। एक बार मधु अपनी भाभी के साथ सोनू के घर आई हुई थी। संयोग से उसके आने के कुछ दिन बाद ही कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया। इस कारण मधु को अपनी भाभी के घर पर ही रुकना पड़ा। इस दौरान सोनू और मधु के बीच प्रेम की मधुरता और गहरी हो गई। उन पर घर के दूसरे लोगों की नजर बनी रहती थी, जिससे वे एकांत की ताक में रहने लगे। जब भी मौका मिलता खेतों की ओर साथ में निकल जाते या फिर पास के जंगलों की ओर चले जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर के लोग पास के गांव में अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। निधि खाना बनाने में लगी थी। सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक का दौर भी चल रहा था। वे कोरोना काल में शादी को लेकर चर्चा कर रहे थे। बातों बातों में सोनू रोमांटिक मूड में आ गया। मौका देखकर सोनू मधु के गाल और होठ छूते हुए बोला, अभी शादी करने वालों को सिर्फ इससे काम चलाना होगा। मधु उसकी हरकत से शर्मसार हो गई। उसने उसके हाथ को झटक दिया। सोनू बोल पड़ा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मधु। मधु मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो हटो भी, बड़े आए शादी करने वाले। पहले अपने परिवार को तो राजी कर लो। वो रीति रिवाज के पक्के हैं। बात बात में गोत्र, संस्कार और समाज की बातें करते हैं। कहते हुए मधु ने धीरे से सोनू के गालों पर थपकी दी। वो तो मैं कर ही लूंगा। तुम्हें पाने के लिए सारे रीति रिवाज तोड़ दूंगा। तुम भी अपने माँ बाप से बात करना। इसी बीच सोनू की बहन ने आवाज लगाई, सोनू देखना बाहर दरवाजे पर कौन है, और हाँ बाथरूम में मेरे लिए 2 बाल्टी पानी भी रख देना। अच्छा दीदी बोलता हुआ सोनू चला गया और मधु उसके ख्यालों में खो गई। कहते हैं ना कि इश्क का रोग लाख छिपाने के बाद भी नहीं छिपता है। सोनू और मधु के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी प्रेम की पहली भनक निधि को लगी। उसने दोनों को शादी करने से मना कर दिया। साफ साफ लहजे में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इससे दोनों परिवारों की इज्जत समाज में गिर जाएगी। तुम दोनों की शादी गोत्र के नियम के अनुसार गलत होगी, जिससे भविष्य में परिवार के बीच कलह पैदा हो सकती है और मेरी शादीशुदा जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। उनके प्रेम संबंध की बात परिवार के सभी बड़े लोगों को मालूम हो गई। सबसे पहले निधि मधु को लेकर अपनी ससुराल चली गई। बदनामी के डर से उनके मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई। जब प्यार पर पाबंदी बढ़ने लगी तो दोनों ने मोबाइल फोन की वीडियो कॉल को अपने प्यार के इजहार का जरिया बना लिया। दूसरी तरफ दोनों के परिजन उनकी दूसरी जगह शादी करने के इंतजाम में लग गए। जल्द ही मधु का रिश्ता पाटी गांव के विजय पटेल के साथ तय हो गया था। उसकी सगाई भी हो गई थी। मधु की सगाई की रस्म होते ही सोनू गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। वो मधु से मिलना जुलना तो दूर,
उससे बात करने तक से कतराने लगा। जबकि उसकी शादी भी कटनी जिले के गांव बासना की रहने वाली गायत्री पटेल से तय हो गई थी। मधु सोनू द्वारा उपेक्षा किए जाने से परेशान रहने लगी थी। उससे बहुत बुरा लग रहा था, कारण सोनू के साथ उसने प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थी। खैर, किसी तरह से मधु ने अपने मन को समझा लिया था और सोनू के प्यार को भूलकर अपने नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। विजय के साथ अपनी शादी के सपने सजाने लगी थी, लेकिन मधु के लिए सोनू को भुलाना आसान नहीं था। हत्या की घटना के करीब 4 महीने पहले सोनू मधु के घर गया था। दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो जाने के बाद उनके मिलने जुलने पर पहले जैसी पाबंदी में थोड़ी ढील मिल गई थी, जिससे उनके बीच पहले की तरह मुलाकातें और बातें होने लगी थी। एक दिन सोनू ने मौके का फायदा उठाकर मधु के साथ एक बार फिर से शारीरिक संबंध बना लिए थे। यही नहीं, इसका उसने एक वीडियो भी बना लिया था, जो उसने उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसने वीडियो हमेशा के लिए डिलीट करने की उससे विनती की, लेकिन सोनू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मधु बार बार समझाती थी कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए ऐसा ना करे। वो सोनू की शादी तय होने का भी हवाला देती थी। वो सोनू से बोली, क्यों ना हम अपने अपने नए जीवन की शुरुआत करें। उसके जवाब में सोनू धमकियां देने लगा। ये सब चलता रहा और सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई थी। दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से मधु की शादी की तारीख पक्की नहीं हो पाई थी। मधु से अकेले में मिलने के लिए सोनू ने 14 और 15 मई को लगातार कई फोन किए। उसने फोन पर ही कहा, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, आखिरी बार मुझसे मिल लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार संबंध बना लूंगी, लेकिन वो मेरे अनुसार होगा। उसके लिए जगह भी मैं ही तय करूंगी और तरीका भी मेरे कहे को अपनाना होगा। मधु ने शर्त रखी। कौन सी जगह, कैसा तरीका? सोनू ने जिज्ञासावश पूछा। वो सब मैं 16 तारीख को बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात यादगार बने। दिन में 10:30 बजे फोन करना, मिलने की जगह बता दूंगी। मेरे कहे अनुसार संबंध बनाने होंगे। जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा करना होगा। और हाँ, पहले मेरे सामने ही पुराने सभी वीडियो डिलीट करने होंगे। मधु ने चुहलबाजी के साथ आकर्षक अंदाज में कहा। मधु का प्रस्ताव सुनकर सोनू रोमांचित हो गया था। उसने झट से हाँ कह दी। अगले रोज 16 मई 2021 को ठीक 10 बजे सोनू अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर मधु द्वारा बताई गई जगह सिंदम मंदिर के पास पहुंच गया। वहीं से उसने मधु को फोन किया। 3 कॉल उसने रिसीव नहीं किए। सोनू खींच उठा। उसने फिर कॉल की। इस बार मधु ने कॉल रिसीव करते हुए कहा कि वो 8-10 मिनट में पहुंचने वाली है। थोड़ी देर में ही मधु अपनी बुआ की 16 साल की बेटी निमिषा के साथ आ गई। सोनू ने पूछा, कहाँ चलना है? मधु बोली, वही जहां पहले भी कई बार मिलते रहे हैं, हरगढ़ के जंगलों में। इसके बाद तीनों मोटरसाइकिल पर आधे घंटे में ही हरगढ़ जंगल के पास पहुंच गए। सोनू ने सड़क के किनारे मोटरसाइकिल लगा दी और निमिषा को वहीं रुकने के लिए कहा। फिर वो मधु के साथ भीतर जंगल में चला गया। झाड़ियों के एक झुरमुट के बीच थोड़ी सी जगह पर दोनों बैठ गए। मधु ने अपने हैंडबैग में रखा दुपट्टे की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला स्टॉल निकालकर बिछा दिया, जिस पर बैठकर वे अक्सर रोमांटिक बातें किया करते थे। सोनू उस पर लेट गया। मधु ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथ पैरों को रस्सी से बांधूंगी, आंखों पर भी पट्टी बांध दूंगी, उसके बाद हम संबंध बनाएंगे। ये सुनकर सोनू को अजीब तो लगा, लेकिन वासना की आग में जलता हुआ मधु के कहे अनुसार पेट के बल लेट गया। इससे पहले मधु ने 7 राई रस्सी से उसके हाथ और पैर बांध दिए थे। सोनू के लेटते ही मधु उसकी पीठ पर सवार हो गई और पास में पड़ा एक वजनी पत्थर उसके सिर पर दे मारा। सोनू अभी संभल पाता, इससे पहले मधु ने पत्थर से 3-4 वार कर दिए। हाथ पैर बंधे होने और आंखों पर पट्टी होने के कारण सोनू अपना बचाव नहीं कर पाया। मधु ने उसके गले को भी एक रस्सी से कस दिया। कुछ समय में ही सोनू के शरीर में हलचल होनी बंद हो गई। फिर उसे लाश से पीठ के बल उलट दिया। मृत सोनू की आंखों की पट्टी खोली, हाथ पैर की रस्सियां खोल दी, लेकिन गले की रस्सी लिपटी हुई छोड़ दी। और उसने जो स्टॉल बिछाया था उसे उठाकर उसने अपने बैग में रख लिया। फिर उसने पत्थर से उसके चेहरे पर जोर जोर से कई वार किए। उसकी जेब से एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल निकालकर अपने बैग में रख लिया। सोनू को मौत के घाट उतारने के बाद मधु ने निमिषा को आवाज देकर बुलाकर कहा, सोनू को हमने मार दिया है। आज मैंने उसकी बेवफाई और ब्लैकमेलिंग का बदला ले लिया है। हमेशा के लिए कांटा निकाल दिया है। तुम किसी से कुछ नहीं कहना। दोनों जंगल से बाहर निकल आई और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को
पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। ऐसा करते हुए मधु की घड़ी का फीता टूट गया और उसने घड़ी को उठाकर अपने बैग में रख लिया और टूटा हुआ फीता वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। इस जुर्म को कबूलने के बाद मधु ने पुलिस को बताया कि वो सोनू द्वारा बनाई गई उसकी अश्लील वीडियो को लेकर परेशान थी। उससे बचने का एक ही तरीका उसके दिमाग में आया कि उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। इस खुलासे के बाद मधु पटेल पर सोनू की हत्या के आरोप में आईपीसी की धाराएं 302 और 201 लगाई गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। निमिषा पर भी साक्ष्य छिपाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 201 लगाकर उसे बाल कारागार गृह शहडोल भेज दिया गया, जबकि मधु पटेल को महिला जेल जबलपुर भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।